जब हम लोग बेसिकली जब भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो व्यापम के या फिर वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं उसमें ऑन एवरेज अगर हम लोग 100 क्वेश्चन लें तो उसमें 15 to 20 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। पहला चीज़। अब इस वेटेज में अगर क्वेश्चंस को डिमार्केट करो, क्वेश्चंस को देखो कि किस एरिया से कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज्यादातर जो नेचर रहता है क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो पहला जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको फैक्ट पूछता है। एनालिसिस के नेचर के क्वेश्चन एक या दो ही रहेंगे जिसमें आपको कंसेप्ट लगाना है, नहीं तो ज्यादातर फैक्चुअल बेसिस के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके डाटा पूछा जाएगा। डाटा कहाँ से पूछा जाता है? या तो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाता है, या तो आपका जो बजट आता है वहां से पूछा जाता है, और इसके अलावा आपका जो बहुत सारा करंट अफेयर्स चलता रहता है। मान लो सरकार ने कोई योजना चालू कर दी, अभी चुनाव है, चुनाव में अभी जैसे कांग्रेस की सरकार है, उसने बोला कि 1 लाख रुपए देंगे, तो अभी उसने क्या बोला है कि 1 लाख रुपए प्लेन देंगे, लेकिन जब वो आएगा तो कंडीशन लगाएगा, तो फिर एक पेपर में ऐड आ जाएगा कि इतने महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति माह दिया जा रहा है, या फिर अभी और बीजेपी की सरकार ने 1,000 रुपया दिया प्रति माह। पहले चुनावी घोषणा में क्या था? प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन जब चुनाव हो गया तो उसने आहारता निर्धारित की और उसने बोला कि हम सपोज करो XYZ लाख लोगों को दे रहे, तो ये डाटा पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को दिया गया, पात्रता कि क्या एलिजिबिलिटी है, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिकली इसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी नहीं करना है ज़्यादा, आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी का चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक मैं कुछ कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, अगर उस सोर्सेज से बाहर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है ना फ्यूचर में आने का चांस है। सबसे पहला है आपका लूसेंट। लूसेंट को आप रट सकते हो, अगर इन फ्यूचर में वनडे एग्जाम दे रहे हो उसमें तो आएगा ही आएगा, साथ में फ्यूचर में टीचर्स का दे रहे हो, या फिर बहुत लोग अगर बीएड कर लिए होगे तो टीचर का वैकेंसी आएगा, अगर उसमें डालोगे, उसके बाद में नेट, जीआरएफ, XYZ जितने भी हैं सब में यहाँ से आता है। प्लस साथ ही साथ में जब अगर आप लोग CGPSC का भी फ्यूचर में तैयारी करोगे, मेंस लिखोगे, तो भी लूसेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लूसेंट में अगर इकोनॉमी का सेक्शन देखोगे तो ऑन एवरेज 30 to 40 पेजेस का इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं, और मिनी रत्न कंपनी क्या है उसका डिटेलिंग दिया है, लेकिन मिनी रत्न कंपनी क्या है उसके नाम बस आपके लिए ज़रूरी है, मिनी रत्न कंपनी के डिटेलिंग ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर उसमें आप देखोगे 1 से 1.5 पन्ने का प्लानिंग के बारे में दिया है, योजना जब करते थे हम लोग, 5 वर्षीय योजना चलती थी उस टाइम का 1 से 1.5 पन्ना दिया है, जो कि आज के दिन में अब रिलीवेंट नहीं है, नहीं पूछेगा वहां से, तो उस चीज को स्किप कर सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे 30 से 40 पेजेस ऑन इफेक्टिव है जो आपको इकोनॉमी के लिए पढ़ना है, सबसे पहला चीज। दूसरा, घटना चक्र, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से आता है इसका। ये बेसिकली UPPCS को टारगेट करके बनाया गया है। जैसे यहाँ पर हरिराम वगैरह चलता है ना, तो वहाँ घटना चक्र का बहुत बड़ा रोल है। UPPCS हो गया, उत्तराखंड PCS हो गया, MPPCS हो गया, उस सब में घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पर। तो यहाँ पर जो है ना आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं घटना चक्र में वो यूपी बेस्ड है, जिसको आपको इग्नोर करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, उसको इग्नोर करना है। तो घटना चक्र आप लोग रट्टा मार सकते हो। घटना चक्र पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। दूसरा, घटना चक्र में थीम रिपीटेड रहते हैं। थीम रिपीटेड रहते हैं मतलब कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, 2023-24 में भारत की GDP कितनी थी, पहला। दूसरा पूछेगा
भारत की जीडीपी इतनी है, वह कौन सा वर्ष का डाटा है, इस तरीके से पूछ देगा। ठीक, फिर उसके बाद में भारत 2023-24 में अनुमानित कितना किया गया है या कितना हमने सोचा है। तो एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार वो रिपीट करके आपको पूछा रहेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अगर आप लोग घटना चक्र पढ़ोगे तो फर्स्ट रीडिंग में आप जो क्वेश्चन आपसे बन जाता है उसको आप क्रॉस मार्क लगा लेना। इससे क्या होगा कि जब क्रॉस मार्क लगा दोगे तो मतलब होगा दोबारा उसको नहीं पढ़ना है, टाइम बचेगा। दूसरा, कोई चीज बहुत बार बार रिपीटेड है तो आप उसको सर्कल कर लो, ताकि आपको यह पता रहे कि मैं जब लास्ट रिवीजन या फिर लास्ट मोमेंट में रिवीजन करूंगी तो इस पे ही फोकस करना है। ठीक, और दूसरा, बहुत सारी जो रिपीटेड थीम है उसको भी आप क्रॉस मार्क लगा लो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चीज इस क्वेश्चन में ये वाली जो क्वेश्चन की चीज को इसमें कवर कर लिया है। तो इस तरीके से ये देखने में बहुत मोटा है, बल्कि है। तो अगर आप इसको जब इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लोगे तो ये भी हार्डली 30 से 40 पेज नेट इफेक्टिव हो जाता है। ऐसे 250 पन्ने का रहता है, बाकी एलिमिनेट हो जाता है चीजें। इस तरीके से जाओगे तो एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक, ये दो है वो आपका मेन सोर्स रहेगा, ये दोनों है वो प्राइमरी सोर्स। फिर अगेन करंट अफेयर्स फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सारे मैगजीन्स निकलते हैं 40 से 50 पन्ने के, साल में एक बार निकलता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों उसमें इंक्लूडेड रहता है, उसको रट्टा मान लो। और उसमें से कुछ कुछ एरिया फिक्स है जहां से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन से सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में या फिर आपका सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग क्षेत्र में, किस क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना है। फिर उसके बाद में ये पूछ देता है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, ये एक पैटर्न क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा बात, एक क्वेश्चन आता है जो स्कीम किस दिन चालू हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और ऑब्जेक्टिव, किसी भी उद्देश्य क्या है स्कीम का, वो आपको समझ के, उसको रटना नहीं है, समझ जाना कि क्या होता है। क्योंकि उद्देश्य से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में उद्देश्य से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। तो बेसिकली, और दूसरा उसमें कोई डाटा है कि लाइक कितने का प्रावधान बनाया गया है या कितना उसमें हमको एरिया कवर करना है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फायदा हो जाता है। तो मैं जो PYQ बोल रहा हूँ ना, ये कवर करोगे तो ये आइडिया हो जाता है कि स्कीम का उद्देश्य नहीं पूछता है वन डे एग्जाम में, स्कीम का डेट पूछेगा कि किस दिन लागू किया गया है, या फिर उसकी जो पात्रता है वो पूछ सकता है, या फिर उसमें अगर कितने बजट का प्रावधान किया गया है वो चीज़ पूछेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कवर करोगे, स्कीम्स वगैरह करंट अफेयर्स पढ़ के कवर करना है। करंट अफेयर्स के लिए मोरलेस अगर आप एक चीज़ जो लोग गलती करते हैं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो कभी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाते हैं, कभी उस किसी भी एक कभी मैगजीन का उठा लेना। हर कोई मोरलेस एक ही चीज़ को कवर करता है, क्या देख के ही बनाते हैं हर कोई। तो मान लो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई एडिशन में कुछ चीज़ मिसिंग रहता है ना, तो वो नेक्स्ट एडिशन में वो कवर कर देता है उस चीज़ को। तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चाहे आप लोग कवर करो, एक को करना, लेकिन एकदम विश्वास के साथ में उसी को ही रट्टा मारना है। क्योंकि देखो उससे दो चीज़ फायदे होता है। अगर आप 10 चीज़ों पे जाओगे तो आपको कभी भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैंने इस चीज़ को ख़त्म कर लिया है। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर क्वेश्चन XYZ मैगजीन से बाहर आएगा तो मेरे को बनाना ही नहीं है, और 100% में से 99% चांस है कि वो किसी से भी नहीं बनेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है। ठीक, तो ये एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से इकोनॉमी करना। सबसे पहला घटना चक्र और दूसरा रूसेंट, इन दोनों का आपको रट्टा मारना है। फिर उसके बाद में सप्लीमेंट करने के लिए कोई भी करंट अफेयर्स का मैगजीन और बजट और इकोनॉमिक सर्वे का समरी जो आपको मार्केट में मिलता है। इस 4 सोर्सेस के अलावा कहीं भी आपको बजट कहीं भी आपका बाहर नहीं जाए। अगर इफेक्टिव देखोगे तो ये पूरा जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 150 पन्ने का रहेगा, अगर इफेक्टिव रहोगे सबको मिला के। इससे ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स आपका नहीं बनेगा, पहला चीज़। तो जो भी मैं बोला कि 15 से 20 क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आप लोग 90% क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक, तो यहाँ से इससे ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। दूसरा, अब जैसे कि इकोनॉमिक में हम लोग पढ़ेंगे
तो इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ना, जैसे इकोनॉमी में कुछ कुछ है, जैसे कि हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, तो जिसमें हम लोग कैसे नापते हैं उसको, तो इसमें जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, फिर उसके बाद में एनएनपी है, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह को घटा देते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला के ऊपर से फोकस करना। और दूसरा चीज, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग नापते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, लेकिन परिभाषा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही होना चाहिए, ठीक, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को फोकस करेंगे। तो जो मेन मेन एरिया है वो एरिया लिख लो, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्थिक समृद्धि, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, आर्थिक समृद्धि, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया था बताने के लिए, रिपोर्ट, रिपोर्ट से ना हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसके लिए ना मुश्किल से 20 से 25 रिपोर्ट्स हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है, उसको रट्टा मान लेना। और रैंक, रैंक क्या रहता है, ये चीज को पूछता है, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन है, तो ये चीज को फोकस करना, यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि हर साल एक या दो क्वेश्चन आता है, मुश्किल से एक पन्ना पढ़ना पड़ता है इसके लिए। तो आर्थिक समृद्धि, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, फिर उसके बाद में कृषि, कृषि में बेसिकली आपको डाटा पूछा जाता है कि कृषि का योगदान इस वर्ष कितना रहा है, उसमें कितनी की बढ़ोतरी हुई है, रवि फसल कौन से, देखो ये बहुत सारी, देखो जो अगर आप लोग आप लोग एग्रीकल्चर की बात करो, कृषि की बात करोगे, कृषि आपका ज्योग्राफी में भी मेंशन है, कृषि आपका इकोनॉमी में भी मेंशन है, तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फसल एमएसपी में इंक्लूड किए गए हैं, या फिर किस फसल का एमएसपी अधिक है, किस फसल का एमएसपी कम है, एग्जैक्ट डाटा भी पूछ सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है एग्जाम हॉल में उसको याद करना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, कौन कौन से फसल रबी फसल है, कौन कौन से फसल जो है खरीफ फसल है, ठीक, तो ये चीज़ है। और खरीफ फसल रबी फसल को एक चीज़ है कि आप लोग अगर रट्टा मारोगे ना तो हमेशा कंफ्यूज होगे, तो रबी फसल और खरीफ फसल को जब भी पढ़ना तो उसको लिंक करके पढ़ना, किससे, इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से लिंक करके पढ़ना पहला चीज, और इमेजिनेशन के साथ में पढ़ना, ठीक, तो उसको हमेशा तुम लोग अच्छे से याद रख सकते हो। दूसरा, उत्पादकता के बारे में पूछता है कि कौन सा जो राज्य है कौन से नंबर पे आता है, कौन सा क्या है, किसने सबसे ज्यादा उत्पादन किया है, इससे वो पूछता है। सिंचाई से एरिया, सिंचाई वाला एरिया से क्वेश्चन पूछता है, सिंचाई से रिलेटेड स्कीम और सिंचाई से रिलेटेड डाटा, और इसी में एक है एमएसपी का मेथड, कि किस प्रक्रिया का उपयोग करके हम लोग एमएसपी का निर्धारण करते हैं। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ से रिलेट पूछ सकते, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कृषि से रिलेटेड भारत का बहुत सारा उसमें वाद विवाद चलता रहता है, जिसके कारण डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूटीओ कब बनाया गया है, डब्ल्यूटीओ का संरचना क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। फिर इसके बाद में हरित क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित क्रांति, और हरित क्रांति में उसके जो प्रकार हैं, नीली क्रांति, हरी क्रांति, पीली क्रांति, सफेद क्रांति, जो जितने भी हैं टोटल, उसके जो लिस्ट बढ़ता जा रहा है, पहले 3-4 पढ़ते थे, आज के दिन 8-9 हो चुके हैं,
तो वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से पूछा जा सकता है। अभी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो नीली क्रांति है, ब्लू इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि रिलेटेड है, या लिख लो, समुद्र से, मछली से, पानी से, मतलब कि जो भी पानी से रिलेटेड रहेगा उसको आपको टिक करके आना है उसमें। फिर उसके बाद में उद्योग, उद्योग में भी सेम पैटर्न रिपीट होता है। बहुत बार उद्योग से बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि किसी भी उद्योग का बेसिस क्या है। लाइक अगर हम लोग पेपर इंडस्ट्री, पेपर उद्योग की बात करें तो उसका कच्चा माल क्या है, इस तरीके से पूछा दिया जाता है क्वेश्चन। बहुत बार इंडस्ट्री से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि XYZ उद्योग कहाँ स्थित है, या फिर इसकी स्थापना कब की गई है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लोग ज्योग्राफी या इकोनॉमी में भी दोनों में कंसिडर कर सकते हो। खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, खनिज का उत्पादन कितना और कहाँ हुआ है, उससे रिलेटेड डाटा पूछता है। फिर उसके बाद में अगर जब उद्योग सेक्टर की बात करते हैं तो एक एलपीजी रिफॉर्म से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, एलपीजी रिफॉर्म, जिसको आप लोग, हाँ, 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था वहां से क्वेश्चन पूछता है। फिर उद्योग नीति से प्रश्न पूछा जाता है। उद्योग नीति, जब भी कोई भी नई सरकार आती है तो अपना वो उद्योग नीति लेके आता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके लाएगा, चाहे वो आपके बिजली वाले सेक्टर को लेके आएगा, चाहे वो स्टील सेक्टर को लाएगा। अभी छत्तीसगढ़ में एक महिला उद्यमिता नीति थी, एक वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन किस वर्ष लाया गया है, दूसरा क्वेश्चन उसका टारगेट ईयर क्या है, टारगेट ईयर क्या है, वहां से क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है उसमें कोई अगर स्पेसिफिक, उसमें अगर कोई प्रावधान किया गया होगा, कुछ होता है उद्देश्य जो जनरल होता है, अगर कोई भी नीति ला रहे हो तो उसको बढ़ावा देने के लिए ला रहे हो, उसका आयात निर्यात में आप बढ़ोतरी करने के लिए करोगे उसको, साथ साथ में उसमें लोगों को रोजगार देने के लिए लाओगे, फिर उसके में लोगों की उद्यमिता को बढ़ाओगे, स्किल का प्रावधान करोगे, ठीक, उसके बाद में आप उनमें अवसर प्रदान करोगे कि वो बहुत ज़्यादा उद्योग स्थापित, ये सब बहुत सारी कॉमन बातें होती हैं जो आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, इसको मुझे नहीं पढ़ना है। आप जब 3-4 नीतियों के बारे में पढ़ोगे ना तो ये चीज़ अपने आप आपके दिमाग में सेट होगा। फिर आप एलिमिनेट करोगे तो 3 से 4 चीज़ें हैं, वो चीज़ बस आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक उसमें एकदम स्पेसिफिक टारगेट, जैसे कुछ कुछ आयु वर्ग की बात की गई है कि इतने से इतने आयु वर्ग के लोगों को ही टारगेट किया जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। या मान लो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ही है, या किसी पर्टिकुलर संभाग के लिए ही है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर किसी भी चीज़ को जब लागू किया जाता है तो उसको ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाता है, हर जगह एक साथ लागू नहीं किया जाता। तो वो पायलट प्रोजेक्ट में जब उसको लागू किया गया तो कितने क्षेत्र में लागू किया गया है, तो वो बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर एक पर्टिकुलर उसमें बजट का प्रावधान बनाया जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके 3 से 4 चीज़ों को बस आपको करना है। तो जो नीतियाँ बनती है वहाँ से प्रश्न आता है। फिर उसके बाद में आपका महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, इस वाले एरिया से प्रश्न आता है। फिर उसके बाद में आपका वर्गीकरण किया जाता है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री का वर्गीकरण किया जाता है, मीडियम एंड लार्ज। तो उसमें बहुत बार उसका क्राइटेरिया पूछ जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना टर्न ओवर होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने उस चीज़ को बदला है, ठीक। तो वो 5 करोड़, 25 करोड़ और 50 करोड़ वाला वो सीधा वो मैं बता दूंगा बाद में उसका। फिर उसके बाद में
जो औद्योगिक गलियारे हैं उससे प्रश्न पूछा जाता है। औद्योगिक गलियारों से प्रश्न पूछा जाता है। और एक है कोर इंडस्ट्री। टोटल 8 कोर इंडस्ट्री हैं। इन कोर इंडस्ट्री से बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले कि कोर इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा कम योगदान किसका है, इसमें से इनमें से कौन कोर इंडस्ट्री में शामिल नहीं है, फिर पूछेगा इनमें से कौन कोर इंडस्ट्री में शामिल है। तो ये 4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। 8 फैक्ट याद करोगे 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद में मेजरमेंट को लेके लाइक आपका सेवा क्षेत्र से प्रश्न आता है। सेवा क्षेत्र में भी कुल मिला के इसी प्रकार के ही प्रश्न आएंगे। जो कैटेगराइज मैंने किया है ना प्रश्नों को, उद्योग और आपका कृषि में जो मैंने कैटेगराइज किया है, सेवा क्षेत्र में मोरलेस उसी तरीके से आएंगे। फिर इसके बाद में सेवा क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो जाता है, वो बैंकिंग। बैंकिंग से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्रकार कितने प्रकार के बैंक होते हैं, फिर किस बैंक की स्थापना कब की गई है, कितने नेशनल बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, राष्ट्रीयकृत कब किया गया है। तो इन सब से प्रश्न पूछा जाता है। और बैंकिंग को लेकर बहुत सारे स्कीम्स बनते हैं, तो उस स्कीम्स को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। और जैसे कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो उसमें फिर बाकी हम लोग जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी अगर सेवा क्षेत्र में बैंकिंग को लिया जाए तो यही प्रश्न पूछा जाता है, क्या योगदान है, कितना योगदान है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में एक है बीमा बाजार। यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न पूछा जाता है, बीमा बाजार। यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। इसमें एक हाईलाइट करके रखना LIC। बीमा बाजार में LIC है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी चीजें से उतना ज्यादा फोकस मत करना जब भी पढ़ोगे उसको। तो फिर उसके बाद में है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार में भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है क्योंकि मुद्रा बाजार कंसेप्चुअल है। फिर उसके बाद में भारत में बैंकिंग का क्षेत्र। इसमें एक चीज है मुद्रा के मांग और आपूर्ति। मुद्रा की मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे कर्व होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वक्र होते हैं। कर्व, कर्व हिंदी में वक्र। वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति से प्रश्न पूछा जाता था और इसी से रिलेट करके मौद्रिक नीति समिति। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फिर उसके बाद में बैंक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, बैंक क्या होते हैं, बैंक का काम क्या होता है। फिर उसके बाद में RBI, RBI से प्रश्न पूछा जाता है। और RBI से प्रश्न पूछा जाता है RBI के कार्य क्या क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ RBI। बैंकिंग के प्रकार नहीं पूछेगा।
क्रिप्टो करेंसी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछेगा। क्रिप्टो करेंसी हिंदी में भी बोल। तो क्रिप्टो करेंसी में ना बहुत बार एक तो है वो टेक्नोलॉजी कौन सा यूज होता है, तो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी यूज होता है, ये चीज को याद रखना। दूसरा बात, आपको बहुत सारे नाम दे सकता है, इरिथियम होता है, पीडियम होता है, तो ये क्या है, तो वो बिट जो क्रिप्टो करेंसी होता है ना उसका नाम होता है वो, ठीक। तो ये एकदम करेंट रहता है, तो इसका लिस्ट मिल जाएगा, तो यहां से कर सकते हो। अभी एक केंद्रीय बैंक का डिजिटल करेंसी का लिख लो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वो मैं बोला ना कि मैं क्या बोला था तुम लोगों को, 15 से 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें से अगर इतना करोगे तो 15 से 16 क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन जो है ना वो ये सब है नया एरिया, ये क्रिप्टो करेंसी हो गया और उसके बाद में डिजिटल करेंसी हो गया, ये जो सब जो नया एरिया है ना वो अनछुआ एरिया है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कराधान टैक्सेशन, कराधान टैक्सेशन, इसमें बेसिकली जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है, जिसमें आपका कौन कौन से सेक्टर से कितना टैक्स मिला है, ये चीज पूछता है। लक्ष्य क्या रखा गया है ये पूछता है, और लक्ष्य से कितना कम ज्यादा है, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। लेकिन अगर कंसेप्ट में आएगा, कंसेप्ट में आएगा तो इसमें वक्र होता है, कराधान से रिलेटेड भी वक्र होता है, उस वक्र के बारे में पूछा जा सकता है आपका। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रकार, फिर एक जीएसटी, फिर एक पूछा जा सकता है आपका जीएसटी, फिर 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग। फिर उसके बाद में है पब्लिक वित्त, अगला टॉपिक है पब्लिक वित्त। इसमें हम लोग कितना प्राप्ति होता है, कितना व्यय होता है, रेवेन्यू एंड रिसिप्ट, कितना प्राप्ति किया है हम लोग, कितना व्यय किए हैं, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। फिर उसके बाद में बहुत सारे घाटे होते हैं, तो उन घाटे के प्रकार क्या क्या होते हैं, और हर घाटे का डाटा, कि अगर हम लोग वित्तीय घाटा बोलते हैं तो वित्तीय घाटा कितना हुआ है, अगर राजकोषीय घाटा बोल रहे हैं तो राजकोषीय घाटा कितना हुआ है। तो जब हम लोग देखेंगे तो इसका डिटेल में डेफिनेशन और साथ साथ में जो करेंट डाटा है वो चीज़, क्योंकि डाटा ऐसा क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फिर उसके बाद में जो ये घाटा है उसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डील करेंगे, बाकी इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिलेवेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद में मुद्रा भंडारण, भारत का मुद्रा भंडार कितना है, विनिमय दर, फिर यही आईएमएफ जरूरी हो जाता है। जब हम लोग मुद्रा भंडारण की बात करते हैं, विनिमय दर की बात करते हैं, तो उसी से एक लिंक है टॉपिक आईएमएफ। फिर उसके बाद में वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, भारतीय वित्तीय बाजार,
फाइनेंशियल मार्केट। इसमें क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं इस एरिया से, और क्योंकि ये ज़्यादातर शेयर मार्केट से लिंक रहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड है, टेक्निकल चीज़ें हैं, अप डाउन डेली होते रहता है, उससे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हैं। एक तो है आपका प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार, यहाँ से पूछा जाता है आपका। और बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, उनका बस नाम जरूरी है, जैसे कि चाइना का है पांडा बॉन्ड, ठीक। फिर उसके बाद में मसाला बॉन्ड जो है वो इंडिया का बॉन्ड है। फिर ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू बॉन्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, उनका नाम और देश बस जरूरी है, उसका डिटेल जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कैसे करता है। फिर उसके बाद में है मानव विकास और सतत विकास। मानव विकास और सतत विकास, इसमें वही रिपोर्ट, रिपोर्ट कौन जारी करता है, सूचकांक क्या क्या है, और रैंक क्या है। तो इसमें बहुत सारे रिपोर्ट आ जाते हैं आपका। मानव विकास सूचकांक आ जाता है, फिर एसडीजी आ जाता है। एसडीजी के 17 गोल हैं, वो गोल याद कर सकते हो, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां से, क्योंकि 17 गोल से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो याद किया भी जा सकता है वो। तो एसडीजी एक किससे रिलेटेड है, एसडीजी दो किससे रिलेटेड है, तीन किससे रिलेटेड है, तो वो याद कर लेना, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में बहुत सारी अवधारणा है, हेलीकॉप्टर मनी क्या को बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में वैध मुद्रा क्या है, अवैध मुद्रा क्या है, क्रय शक्ति समानता पीपीआई, और तरलता जाल, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक। तो अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो सबसे पहले साधन जो है, और सबसे पहले इकोनॉमी, इकोनॉमी का अगर मतलब अगर आप लोग समझोगे, शाब्दिक अर्थ देखोगे, तो इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ते हो इकोनॉमी मतलब किसी चीज को कम, जैसे कि अगर इंटोनिम सिनोनिम भी अगर पढ़े होगे तो आप लोग इंग्लिश में, तो एक इकोनॉमी तो बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से अपने को काम करना है, मतलब कि हमको अपना जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा हाई रखना है, बहुत ही कम साधन का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा उत्पादकता लाना है। ये बेसिकली इकोनॉमिक का मेन कंसेप्ट होता है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ जो साधन है, साधन बहुत ही सीमित है, और हमारा जो उन साधनों के प्रति चाह है वो असीमित है। तो उस सीमित साधन और असीमित असीमित चाह है, इन दोनों के बीच पे एक बैलेंस बनाना पड़ता है, और इसी बैलेंस को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। और जब हम लोग इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग इसी जो इसका जो इकोनॉमिक है, मूल्य है, इसी मूल्य को हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कि जो चाह है और सीमित साधन है, इन दोनों के जो बीच का बैलेंस है, उसको हम लोग शाब्दिक अर्थ देने की कोशिश करते हैं, यही बेसिकली इकोनॉमी होता है। ठीक। फादर ऑफ इकोनॉमिक की बात करते हैं तो उसको एडम स्मिथ को बोला जाता है।
और अगर हम लोग उसका लेवल, किस लेवल में जाके हम लोग इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं, तो इस आधार पर दो है, समशिष्ट इकोनॉमी जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, समशिष्ट इकोनॉमी जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, और वैशिष्ट इकोनॉमी जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। समशिष्ट इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पूरे देश को एक समझते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमी, समशिष्ट इकोनॉमी की बात करेंगे, तो आज अगर मुद्रास्फीति हुई है तो मुद्रास्फीति कैसे पूरे देश को इंपैक्ट करेगा, मुद्रास्फीति किस किस सेक्टर को किस किस लेवल में जाके इंपैक्ट करेगा, उसको हम लोग देखते हैं। मतलब कि हम पूरे भारत को एक यूनिट की तरह देखते हैं। लेकिन जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसको वैशिष्ट इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग इन डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। मतलब कि अगर मुद्रास्फीति हुई है तो मुद्रास्फीति मिस्टर एक्स को कैसे इंपैक्ट करता है, जो कि एक ऑल इंडिया सर्विस में है, वही मिस्टर वाई को कैसे इंपैक्ट करेगा जो कि एक स्टेट सर्विस में है, वही किसी मिस्टर जेड को कैसे इंपैक्ट करेगा जो कि एक ग्रेड सी के सर्विस में है। तो इन दोनों के इन डेप्थ में जाके हम लोग स्टडी करते हैं। मान लो बिलासपुर एक शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र को कैसे इंपैक्ट करेगा, आसपास के जो गांव हैं उनको मुद्रास्फीति कैसे इंपैक्ट करेगा। तो ये सब जब हम लोग जब इतने डिटेलिंग में जाते हैं तो इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं या फिर वैशिष्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये हम किस लेवल पे जाके उसकी स्टडी कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग इस चीज को बांटते हैं। हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट से रिलीवेंट है वो है आपका समशिष्ट इकोनॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। ठीक, फिर जब हम लोग इसके बाद में हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका, एक है कन्वेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था। एक है पारंपरिक अर्थव्यवस्था जिसमें वही आपका आदान प्रदान विनिमय प्रणाली चलता था। अगर किसी को गेहूं चाहिए तो टमाटर दे के गेहूं ले ले वाला, और कौड़ी, ये सब का सिक्कों का प्रचलन था। सबसे पहले एक हिसाब से तो विनिमय प्रणाली आई थी जिसमें गेहूं चावल टमाटर वाला सीन था आपका। उसकी नुकसान क्या क्या थे उसमें, सबसे पहले आपका समय का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता था। क्योंकि मान लो अगर आपको टमाटर प्याज लेना है, आपके पास टमाटर है, तो आपको खोजना पड़ेगा किसको टमाटर चाहिए। फिर उसके बाद में आप जाओगे, फिर हो सकता है एक आदमी का पता चले कि उसके पास तो प्याज है, लेकिन हो सकता है उसको टमाटर नहीं चाहिए, आलू चाहिए, लेकिन आपके पास तो टमाटर है। तो इसमें समय की बर्बादी। और दूसरा, जब तक आप इंसान को खोजोगे तब तक आपका टमाटर खत्म हो जाएगा। तो ये उसकी कमी थी एक। फिर उसी प्रकार इसमें अब हो सकता कोई एक बोरी गेहूं लेके जाए, तो वो गेहूं को लाद के तो नहीं घूमेगा ना। एक सिक्के को पकड़ना या फिर पैसा पकड़ना ज्यादा आसान है गेहूं के बोरी को लाद के। तो ये सब उसके बीच में क्या थी, कमियां थी। तो इसी के लिए हमने क्या किया, कौड़ी सिस्टम को लेकर आए। फिर लोग कौड़ी में आदान प्रदान करने लगे, और कौड़ी की क्वालिटी क्या रहती थी, कौड़ी में कितना चमक था, इस आधार पर कौड़ी का रेट फिक्स होता था। लेकिन फिर उसका एक समस्या क्या आएगा, लोग जाली काम करने लगे। आप कैसे कंट्रोल करो, मान लो मैं समुद्र के किनारे रहता हूं, मैं एक बोरी कौड़ी रख लिया और मैं उस कौड़ी को किसी को दे ही नहीं रहा हूं, तो ये भी एक उसका डिमेरिट था। तो फिर इस डिमेरिट को हटाने के लिए हमने फिर बाद में सिक्के के बाद में हमने पैसा के बैच में आज के दिन में यूपीआई, धीरे धीरे चीज़ें लागू होती चली।
तो ये क्रोनोलॉजी एक नॉर्मल शॉर्ट क्रोनोलॉजी था कि किस तरीके से आपका जो मनी इकोनॉमी है वो आगे बढ़ता चला गया। फिर इसी का आप क्रोनोलॉजी देखोगे तो एक था खुला बाजार व्यवस्था और बंद बाजार व्यवस्था। ये भी एक प्रकार का अर्थव्यवस्था है, खुला बाजार अर्थव्यवस्था और बंद बाजार। 1991 के पहले देखो, सबसे पहला चीज ये जान के रखना, कोई भी बाजार किसी भी समय में पूर्ण रूप से खुला नहीं हो सकता, न पूर्ण रूप से बंद नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 1991 के पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था थी, और 1991 के बाद में हमने खुली अर्थव्यवस्था के प्रति हमारा रुचि बढ़ा और हम उसके तरफ अग्रसर हुए। तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब कि आप अपने आप में अपनी जो भौगोलिक सीमा है वहां तक आप सीमित रहते हो, आपका जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक, वो एकदम नगण्य होता है या फिर बहुत ही कम होता है, ठीक। और जब खुली अर्थव्यवस्था है तो आपकी जो भौगोलिक सीमा की जो सीमित है उसको आप लोग खोल देते हो, आप खुले बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी रुकावट के आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद में है, एक होता है कमांड अर्थव्यवस्था या फिर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। कमांड अर्थव्यवस्था या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसमें कमांड करता है कि क्या उत्पाद करना है, कितना उत्पाद करना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। ये बेसिकली कौन डिसाइड करता है? तो राज्य डिसाइड करता है, राज्य डिसाइड करता है। और योजनाबद्ध का मतलब प्लानिंग कमिटी, प्लानिंग कमीशन। क्योंकि जब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में ना, जब प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया था, तो उसका एक ये भी उसमें तर्क दिया गया था कि 1991 के बाद में जब हमने उदारीकरण किया, जब हमने अपनी मार्केट को खुला बाजार में लाया, तो बहुत सारी चीजें मार्केट बाजार के ऊपर निर्भर कर रही है। तो अगर हम प्लानिंग करते भी हैं, योजना बनाते भी हैं, तो वो बाजार में क्या चल रहा है उसी के ऊपर में उसका इफेक्टिवनेस रहेगा, काम रहेगा। तो उस कारण भी वो भी एक लॉजिक दिया गया। तो कमांड इकोनॉमी या योजनाबद्ध इकोनॉमी में आपका राज्य डिसाइड करता है कि क्या चीज होना चाहिए और क्या चीज नहीं होना चाहिए। और एक होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें आपका निजी क्षेत्र और आपका सरकार दोनों मिलकर काम करता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो सोशलिस्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या फिर आप लोग बोल सकते हो गांधीयन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जब भी पढ़ो तो कोशिश करना कि लिंक करके पढ़ो, क्योंकि अभी जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको पॉलिटी में डीपीएसपी है आपका, डीपीएसपी में जब हम लोग बात करते हैं कि हमको जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना है, जो पैसे का एकत्रीकरण हो जाता है किसी कुछ लोगों को, उसको खत्म करना है, ठीक। तो ये सब की जब बात करते हैं तो वो एक सोशलिस्ट, इससे आप लोग इसको लिंक कर सकते हो। तो बाकी और बहुत सारे प्रकार हैं कि रॉ मटेरियल के बेसिस पर हम लोग इकोनॉमी को कैसे विभाजित करते हैं, फिर उसके बाद में क्षेत्र के आधार पर हम लोग इकोनॉमी को कैसे प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र, फिर उसके बाद में आपका तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, इस तरीके से हम लोग कैसे उसको डिवाइड करेंगे, ठीक। फिर संगठित असंगठित के आधार पर कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक। उस तरीके से और बहुत सारे 4-5 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग जब इकोनॉमी कंटिन्यू करेंगे उस टाइम हम लोग इसको देखेंगे। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी का करने का जो इकोनॉमी का जो प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद में डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में डाटा, और डाटा के बाद में जब
3-4 टॉपिक हो जाएगा। तो लिंकेजेस कि अगर आप लोग ये यहाँ पढ़ रहे हो तो उसको और कौन कौन से यूनिट से लिंक कर सकते हो और पॉलिटी के हिस्ट्री से कैसे समझ सकते हो। जैसे कि अगर 1991 का मैं रिफॉर्म का ही बात कर दूं तो 1991 की रिफॉर्म जरूरी था और चाइना ने वो 1970 के दशक में कर दिया और आज चाइना हमसे आगे है, उसका बहुत बड़ा रीजन वो भी है। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जो हमने 1991 तक का वेट किया। उसका अगर आप लोग लिंकेज देखोगे तो उसका लिंकेज है कि 1950 के पहले क्या क्या चीजें बीती थी। हमारा जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, ठीक, राजनीतिक चेतनाएं जो भी हो रही थी उसमें कौन कौन से आइडियोलॉजियों का रोल था और उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य थी तो ब्रिटिश का जो क्या पॉलिसी था उसका भी वो इम्पैक्ट था कि हमको उतना लंबा समय लगा उदारीकरण करने में। तो इस तरीके से लिंक करके वो तब होगा जब आपका सबसे पहले कंसेप्ट के बाद में उसका जो बेसिक डेफिनेशन जो एग्जाम में आ सकता, फिर डाटा, फिर उसके बाद में आपका लिंकेजेस, फिर उसके बाद में आपका फर्दर लिंकेज। इस 5 तरीके से चीज़ों को जब इकोनॉमी चालू होगा तो डील किया जाएगा। ठीक, आज यहीं स्टॉप करते हैं क्लास को। थैंक यू।